हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग जो यूपीएससी और लोक सेवा आयोग, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सभी लोक सेवा आयोग का जो हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी माध्यम से एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें आप अपीयर्ड होते हैं या हो सकते हैं, उन आयोग का भी क्वेश्चन इसमें शामिल है। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन विघटन। शब्द के रूप में हम इसे डिनोट करते हैं, ओजोन डिप्लेशन के रूप में हम इसे जानते हैं। तो आज हम लोग जो PYQS का सीरीज है उसमें इस पर चर्चा करेंगे और डिटेल विश्लेषणात्मक चर्चा होगा। इस पर हम दो लेक्चर लेके आएंगे। एक लेक्चर में, यानी कि आज का जो ये PYQS का सीरीज है, इसमें एक तो आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि ओजोन क्या है और कहाँ पर पाया जाता है, इस पर आधारित प्रश्न आपको मिलेगा। और कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो ओजोन विघटन से संबंधित आपको मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में आपको इन दो टॉपिकों से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे और एक लेक्चर इस पर और होगा जिसमें हम देखेंगे कि ओजोन संरक्षण के प्रयास अब तक क्या किए गए हैं, उन संरक्षण के प्रयासों पर आधारित क्वेश्चन होगा। और दूसरा, ओजोन विघटन का प्रभाव क्या होता है, ये तो ये दो सीरीज में आएगा। थोड़ा सा लंबा टॉपिक, और चूंकि अब इसमें हमने क्या किया है कि यूपीएससी के साथ साथ स्टेट पीसीएस के प्रश्नों को भी शामिल कर लिया है। यूपी का भी प्रश्न होगा इसमें, कई सारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रश्न होगा, कई सारे प्रश्न इसमें जो RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी RPSC के द्वारा लिया जाता है और जो BPSC के द्वारा आयोजित किया जाता है, इन सारे प्रश्नों को भी हमने इसमें समाहित कर लिया है। तो ये आज का सेशन है और ये मेरा YouTube चैनल है, तो आप इसे ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको सेशन कैसा लगता है और आप क्या चाहते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास करा दीजिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास हम आपको ज़रूर कराएंगे। आप पैसेंस धारण करके रखिए, और चूँकि एक ही साथ सब सीरीज शुरू कर देंगे तो कोई कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले अभी जो हमने ये यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के पर्यावरण और पारिस्थितिकी का जो PYQS का सेशन है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उठाया जाएगा। साथ ही साथ एक, चूँकि सामने में बहुत सारा एग्ज़ाम है PT का, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एक मैपिंग का सेशन आपके सामने अल्टरनेट करके लाएंगे। तो एक दिन PYQS चलेगा और एक दिन आपका मैपिंग का सेशन चलेगा। तो ज़रूर आप जो है सो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो है सो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और इसमें पहला जो 3-4 क्वेश्चन है वो सिविल सर्विसेज में आए हुए प्रश्न है। तो ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछा हुआ है। प्रश्न है कि आर्कटिक क्षेत्र में या अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है। अभी हाल फिलहाल में भी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र चर्चा में है, तो इट में भी अगले साल ये प्रश्न जो भी एग्जाम नज़दीक आएगा वहाँ पर पूछा जाएगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें कि विशिष्ट क्षोभ मंडलीय विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। दूसरा है विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर प्रवाह। फिर है कि ध्रुवीय वाताग्र एवं समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति और मीथेन एवं क्लोरोफॉर्म कार्बन का अंतर प्रवाह और वैश्विक तापमान से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान में वृद्धि। देखो, जब आप अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन डिप्लेशन की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम आपको इसको डिटेल में बता देते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश है और ये हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश है ना। तो 66.5 डिग्री साउथ अक्षांश के दक्षिण का जो क्षेत्र है उसी को हम क्या कहते हैं, अंटार्कटिका के नाम से जानते हैं। तो ये जो अंटार्कटिका रीजन है, यहाँ पर ओजोन होल की हम बात करते हैं।
एक तो ओजोन छिद्र का अर्थ होता है कि या ओजोन डिप्लेशन की अब जब बात करते हैं तो इसका अर्थ है कि ओजोन परत की जो औसत मोटाई है उस औसत मोटाई से उसका कम हो जाना। और कई जगह पर इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो गए हैं, जैसे अंटार्कटिका के ऊपर, तो उसको वहाँ पर ओजोन होल के नाम से जाना जाता है। अभी हम PYQS कर रहे थे, इसे संक्षिप्त में जब कभी इन्वायरमेंट का क्लास लेके आएंगे तो फिर आपको सबके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन विघटन होता है उसके लिए मुख्य रूप से कारण क्या है वहाँ पर, कि यहाँ पर एक शीत ऋतु जब अंटार्कटिका के ऊपर हो तो सबसे पहले तो आप समझिए कि अंटार्कटिका के ऊपर क्या होना चाहिए, शीत ऋतु। तो अंटार्कटिका चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव का एरिया है तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ शीत ऋतु कब होगा। तो शीत ऋतु में यहाँ पर एक महाद्वीपीय पछुआ पवन चलती है जिसको हम कहते हैं ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं, पोलर वर्टेक्स कहते हैं। और ये जो ध्रुवीय पोलर वर्टेक्स होता है ये एक भंवरदार पवने होती है, भंवरदार पवने, भंवरदार यानी कि इस तरीके से स्पाइरल विंड के रूप में ये होती है, भंवरदार पवन। और इस पवन के प्रवाहित होने से अंटार्कटिका के क्षोभ मंडल जो होते हैं, अंटार्कटिका के पास जो क्षोभ मंडल है उसका तापमान जो है -80 डिग्री से -85 डिग्री C तक चला जाता है। और इस माइनस वाले तापमान के ऊपर अगर अंटार्कटिका के समताप मंडल में, कहाँ पर, समताप मंडल में, तो इस समताप मंडल में अगर थोड़ी भी नमी है तो इस माइनस संपर्क वाली वायु के या इस माइनस संपर्क वाली वायु के संपर्क में आने से ये जो समताप मंडलीय नमी है ये हिमकण से युक्त एक बादल का निर्माण करता है, हिमकण से युक्त बादल। और ये जो हिमकण से युक्त बादल होते हैं इसी बादल को यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। इसको क्या कहा जाता है, ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल कहते हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के नाम से जाना जाता है। ये जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है इसको आप नेक्रियस बादल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, नेक्रियस क्लाउड कहते हैं। आप इसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड भी कहते हैं क्योंकि ये चमकने वाले बादल होते हैं, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड के नाम से जाना जाता है। तो ये शीत ऋतु का घटना है। लेकिन जब अंटार्कटिका में बसंत का समय आता है तो बसंत के समय में ये सौर प्रकाश के प्रति ये बादल बड़े ही संवेदनशील होते हैं। तो बसंत के समय सौर प्रकाश की उपस्थिति में ये जो ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल अंटार्कटिका के ऊपर बनता है ये ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद इस ध्रुवीय बादल के नीचे फंसे जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं उसका अंटार्कटिका के समताप मंडल के अंतर प्रवाह होता है जो ओजोन विघटन का कारण बनता है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र, जैसे आपको हमने यहाँ पर लिखा है। और समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति, ये हो गया आपका ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। और उसके बाद उसके ब्रेकडाउन होने से बसंत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन विघटनकारी गैस है वह पहुंचता है तो उसको तोड़ देता है। कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपके लिए इजी भी है। तो आपका आंसर क्या हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ये भी आप देख रहे हैं IS 2012 का है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें से कौन सा सही है ये हमें निकालना। प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC जो ओजोन विघटक ह्रासक पदार्थ के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग किन क्षेत्रों में होता है। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका जो प्रयोग होता है आपको पता ही होगा, एक रेफ्रिजरेटर में होता है ना, दूसरा इसका एयर कंडीशनर में होता है, इसके अलावा ये जो फोम होता है उसके निर्माण में होता है, इसका जो है सो एरोसॉल स्प्रे के रूप में इसका यूज़ होता है, इसका उद्योग जो होता है सो नोदक के रूप में होता है, प्रोपोलेंट के रूप में होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं उसको साफ करने वाले सॉल्वेंट के रूप में होता है। तो इस तरीके से इस क्षेत्र में इसका यूज होता है। रेफ्रिजरेटर, AC, फोम, एरोसॉल स्प्रे, नोदक और सोलवेंट के रूप में CFC का यूज होता है। तो ये है कि सुघट्ट फोम के निर्माण में ये सही है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है
ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में इसका यूज़ नहीं होता। कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सफाई करने में, जैसे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को साफ करने वाले सॉल्वेंट में, तो ये सही है। और एरोसॉल कैन में दबावकारी एजेंट के रूप में, ये भी सही है। एरोसॉल स्प्रे नोदक के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कहाँ पर है? सी में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी सिविल सर्विसेज का है। इसका अर्थ है कि जो गैसें ओजोन विघटन के लिए उत्तरदायी है, उनके स्रोत के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। फिर है कि अब बहुत हल्के हल्के प्रश्न हैं। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश पीसीएस का है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, यूरोप के ऊपर। इसमें कोई इफ बट की चर्चा ही नहीं है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की हम बात करते हैं। यहीं पर जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की बात है, सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने इसकी चर्चा की थी, ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा। और ब्रिटिश वैज्ञानिकों का एक मिशन अंटार्कटिका के ऊपर गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे जोसेफ फरमैन कर रहे थे। तो जोसेफ फरमैन के नेतृत्व में जो एक शिष्टमंडल अंटार्कटिका गया था, उन्होंने ही सबसे पहले अंटार्कटिका के ऊपर जो है सो ओजोन छिद्र, ओजोन होल की बात की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करता है? जैसे ये यूपीपीसीएस प्री 2008 का है। तो सूर्य के प्रकाश में जब परावैंगनी विकिरण की अभिक्रिया होती है, तो इससे ओजोन का फॉर्मेशन होता है। और ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये आप देख लीजिए। इसका एक रिएक्शन मैकेनिज्म है जो हम आपको बता देते हैं। बेसिकली ओजोन जो होता है, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। और इसके लिए है क्या कि जब ऑक्सीजन के अणु पर क्या होता है, ऑक्सीजन के अणु पर यूवी का प्रहार होता है, यानी अल्ट्रावायलेट रे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है परावैंगनी विकिरण, यूवी का प्रहार होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है अणु, ये मोनोटॉमिक ऑक्सीजन या परमाणविक ऑक्सीजन में टूटता है। और जब ऑक्सीजन के अणु का मोनोटॉमिक ऑक्सीजन अर्थात परमाणविक ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है, तो ये ओजोन का फॉर्मेशन करता है। तो इस अवस्था में आकर ओजोन बनता है। लेकिन एक मोनोटॉमिक ऑक्सीजन अभी भी बचा हुआ है, और ओजोन एक हाईली रिएक्टिव गैस होती है। तो ओजोन भी मोनोटॉमिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, और जब यह मोनोटॉमिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो फिर से ये ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाएगा। तो इस तरीके से पृथ्वी के समताप मंडल में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ओजोन का स्वतः निर्माण भी होता है और स्वतः विघटन भी होता है। यह जो प्रक्रियाएं चलती है, ये एक लेयर के पास चलती है, जिसको हम चैपमैन परत या चैपमैन लेयर के नाम से जानते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, जिसके सहारे ओजोन बनता और टूटते रहता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। और ये पूरा इसका मैकेनिज्म है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अब हल्के हल्के कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण को अवशोषित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? परावैंगनी विकिरण को अवशोषित किया जाता है, क्योंकि ये रुकता है तभी जाकर ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ये यूपीपीसीएस प्री 2013 का प्रश्न है। तो परावैंगनी विकिरण। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन बायोस्फीयर को बचाता है। किससे बचाता है ओजोन बायोस्फीयर से भाई? तो एक तो प्रश्न हो गया कि बायोस्फीयर हम कहेंगे किसको। तो बायोस्फीयर होता है कि जैसे आप मान लीजिए कि जहाँ पर जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों का एरिया को एग्जिस्ट करता है, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसको? बायोस्फीयर कहते हैं। और जब हम बायोस्फीयर अर्थात जैवमंडल की बात करते हैं, तो इसका अर्थ पृथ्वी परितंत्र से होता है। ये किसको संबोधित करता है? पृथ्वी परितंत्र को संबोधित करता है। इसका अर्थ क्या हो गया कि ये जो एरिया है, इसको हम क्या मान लेंगे कि ये वायुमंडल है, इसको हम क्या मान लेंगे? ये जलमंडल है, और इसको हम क्या मान लेंगे? ये स्थल मंडल है। इन तीनों का जो कोएग्जिस्टेंस का क्षेत्र होता है, जहाँ पर जीवन का विकास हुआ है और विकास की संभावनाएं हैं, उसी से एक चौथे मंडल का निर्माण होता है, जिसको बायोस्फीयर या जैव मंडल कहते हैं, जो पृथ्वी पारितंत्र है।
तो ओजोन पृथ्वी पारितंत्र को किससे सुरक्षा करती है? बेसिकली ये अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा करती है। यानी अगर ओजोन परत ना हो तो ओजोन परत हमारे आपके लिए एक तरीके से रक्षा कवच का काम करता है, क्योंकि ये पृथ्वी को हानिकारक अल्ट्रावायलेट रे से बचाता है और पृथ्वी के वनस्पतियों को भी इससे बेनिफिट मिलता है अल्ट्रावायलेट आने से, क्योंकि वो वनस्पति के क्लोरोफिल वर्णक को प्रभावित करता है और मानव और जीव जंतु कई प्रकार के स्किन डिजीज जैसी बीमारियों, खासकर त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों से बच पाते हैं। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करते, ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2006 का, ओजोन परत किसको अवशोषित करती है भाई? तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है। देखिए हर एक जगह ये प्रश्न रिपीट हुआ है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो रिपीटेशन बहुत हुआ है यहाँ से प्रश्नों का, ये आपको ध्यान में रखना। तो एक महत्वपूर्ण रिपीटेड एरिया बनता है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। फिर है कि वायुमंडल में ओजोन परत डैश वर्षा कराती है? जी नहीं, ओजोन परत वर्षा नहीं कराती है। प्रदूषण उत्पन्न करता है? हालांकि अगर आप ओजोन को बड़े तौर पर जानेंगे तो ओजोन दो प्रकार का होता है। एक समताप मंडल का ओजोन होता है, जो समताप मंडल का ओजोन होता है वो गुड ओजोन की कैटेगरी में आता है, और एक क्षोभ मंडल का भी ओजोन होता है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल का जो ओजोन होता है वो बैड कैटेगरी में आता है। बैड कैटेगरी में इसलिए क्योंकि ये एक प्रदूषक है, बहुत ही हानिकारक पॉल्यूटेंट बनाता है ये, तो इसलिए ये है। बट जो प्रश्न है और जिसमें 4 ऑप्शन है, जो नेचर है उसके हिसाब से प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, क्योंकि ये समताप मंडलीय ओजोन के बारे में प्रश्न है। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करता है, तो यही हमारा उत्तर होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है? जी नहीं, ये ऑक्सीजन जो होता है मूल रूप से एक तरीके से कुछ रासायनिक प्रक्रिया से, और ये किसका परिणाम होता है? तो फोटोसिंथेसिस का परिणाम है। देखो यूपी के लोअर में पूछा है, फिर ये अपर में भी पूछा है, तो हमारा आंसर शी हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है? देखो प्रश्न को कई बार घुमा के पूछा गया, क्यों उपयोगी है भाई? तो यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने नहीं देता है, यही होगा, और यही पिछला प्रश्न भी था, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो कितनी बार ये प्रश्न रिपीट हुए हैं कई आयोग में, वो आप इसको देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो जब प्रश्न ऐसा हो तो आप इसको थोड़ा सा शुरू में अच्छे से पढ़िए और सही नहीं है सही है को सर्किल कर लीजिए ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्री 2018 में पूछा हुआ है। अब देखो अगर आपको ऊपर के 3 चीज़ें नहीं भी पता है तो एक ही पर आप ऑप्शन निकाल लेते हैं। जैसे जो ओजोन परतें हैं वो मूल रूप से कहाँ पर पाया जाता है? ट्रोपोस्फियर में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर अर्थात समताप मंडल में। तो बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट पर है और इजी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर ऊपर के चीज़ों को आप नहीं भी जानते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर आइए और इसका उत्तर निकाल लीजिए। तो ट्रोपोस्फियर या समताप मंडल में पाया जाता है, ये सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर का क्या अर्थ होता है? क्षोभ मंडल होता है ना, क्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फियर में ये नहीं पाया जाता, समताप मंडल में अर्थात स्ट्रेटोस्फियर में यह पाया जाता है। अब यहाँ से 3 प्रश्न आपको और मिल गए कि जो गोल्डन चावल होता है उसमें पीले वाले चावल में विटामिन ए पाया जाता है। ये प्रश्न तो यूपी पीसीएस में सिंगल प्रश्न स्टेट प्रश्न के रूप में भी कई बार पूछा है। जैव प्रौद्योगिकी के संबंध के क्षेत्र में एक प्लाज्मिड्स हमें पता चल गया और रेनेटिंग पनीर। तो यहाँ पर ये गोल्डन राइस कई बार अलग से भी प्रश्न में आया, तो इसको याद रखेंगे, बट इस प्रश्न का जो उत्तर हो गया हमारा वो क्या है? डी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ अवस्थित रहती है? फिर देखो प्रश्नों का रिपीटेशन हुआ है और अभी हमने देखा है कि ये कहाँ पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है, समताप मंडल में ये मूलतः पाया जाता है। और ये यूपीपीएस प्री स्पेशल 2008 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत अवस्थित है, फिर से देखिए एक बार इंग्लिश शब्द में, और ये यूपी
UDLDA मेंस 2010 का प्रश्न है। तो इसका भी प्रश्न का उत्तर फिर से क्या हो जाएगा आपका, समताप मंडल मुख्यतः जाता है, क्योंकि ओजोन का जो कंसंट्रेशन है वो मुख्यतः आप मान के चलें कि 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर के ऊंचाई के मध्य इसका कंसंट्रेशन सबसे अधिक है। लेकिन वायुमंडल में ओजोन परत की जो थिकनेस या ओजोन परतें हैं वो लगभग 60 किलोमीटर तक 65 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन जब मेन कंसंट्रेशन की बात आती है तो ये इसी ऊंचाई के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर फिर से कि निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक कंसंट्रेशन मिलता है। तो अभी हमने आपको बताया ना कि ये अगर बड़े तौर पर देखेंगे आप तो ये पाया जाता है 20 किलोमीटर की ऊंचाई से लेके कहाँ पर, आप मान के चले 60 किलोमीटर तक। तो जब हम 20 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई में जाएंगे इसका अर्थ है कि यह समताप मंडल में तो पाया ही जाएगा, क्योंकि समताप मंडल की ऊंचाई हम कहाँ से लेते हैं, क्षोभ सीमा से लेकर 50 किलोमीटर तक। यानी आप मान के चलिए कि क्षोभ सीमा की जो औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है वहाँ से लेके 50 किलोमीटर तक है, और इसमें हमें ओजोन कहाँ से मिलना शुरू हो जाता है, तो लगभग 20 किलोमीटर से लेके 35 किलोमीटर तक मिलता है। और उसके बाद जो आप मध्य मंडल में जाते हैं तो मध्य मंडल के निचले भागों में चूँकि 60 किलोमीटर तक है तो 50 किलोमीटर से लेके जो 60 किलोमीटर तक का एरिया है ये मध्य मंडल हो गया। तो इसलिए प्रश्न में क्या है मेनतः कि सर्वाधिक कंसंट्रेशन कहाँ है, तो सर्वाधिक कंसंट्रेशन कहाँ पर है, 20 से 35 किलोमीटर या 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई, जो मुख्यतः किस मंडल का भाग है, समताप मंडल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और ये फिर से यूपीपीसीएस प्री 2018 का प्रश्न है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। देखो पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर, इसका अर्थ है कि अगर हम इसे पृथ्वी मान लें, है ना, तो यहाँ से कितनी ऊंचाई पर जाएंगे तो ओजोन परत हमें मिलना शुरू हो जाएगा। तभी हम आपको बताया ना कि जब आप पृथ्वी से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो यहाँ से ओजोन लेयर मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये किसका एरिया आ जाता है, समताप मंडल का। तो 20 किलोमीटर की ऊंचाई से ओजोन गैस हमें मिलने शुरू हो जाती है। ये राजस्थान पीसीएस में 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ये प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका 2012 मेंस का है। ये कहाँ पर पाया जाता है, तो फिर से समताप मंडल में पाया जाता है। कितनी ऊंचाई पर, अब ये कई बार रिपीट हो चुका है तो समय जाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2016 का है कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से रेगुलेट किस गैस के द्वारा किया जाता है। तो ये एक नया प्रश्न मिला, अच्छा प्रश्न है कि समताप मंडल में ओजोन को किस गैस के द्वारा रेगुलेट, तो नाइट्रस ऑक्साइड रेगुलेट नहीं करता है बल्कि ये ओजोन डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी है ना। फिर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये भी नहीं करेगा क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी ओजोन विघटन के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी या नाइट्रस ऑक्साइड भी है। जलवाष्प जो है ये भी किसी न किसी रूप में ओजोन के लिए एक तरीके से हानिकारक है, तो ये नहीं विनियमित करेगा, बल्कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसके द्वारा वायुमंडल में ओजोन गैस को रेगुलेट किया जाता है। तो ये थोड़ा एक अलग प्रकार का प्रश्न है जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ये प्रश्न रिपीट हो तो लोगों को इसमें गलत करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसको ध्यान में रखना है कि इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर हुआ है। तो अभी हमने देखा है, पिछले क्वेश्चन में चर्चा हुई है कि ये मुख्यतः कहाँ पर हुआ है, अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। यहाँ पर हम ओजोन छिद्र की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत का जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रता है वो काफ़ी कम हो चुकी है। ये मध्य प्रदेश पीसीएस 2008 में, तो कई बार ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है
इसकी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत अधिक है, लेकिन यह ओजोन प्रदूषण नहीं करता या ओजोन को डिप्लेट नहीं करता, तो ये नहीं होगा उत्तर। कार्बन मोनोऑक्साइड भी ओजोन डिप्लेशन नहीं करता। फिर है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, अभी हम लोगों ने देखा है जलवाष्प भी नहीं करता मूलतः, तो मूलतः किसके द्वारा किया जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा जो है ओजोन प्रदूषण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है कई स्रोतों से वायुमंडल में आता है, खासकर समताप मंडल में उड़ने वाले जो जेटयान होते हैं, उस जेटयान के ईंधन के दहन से ये आता है। यूपी पीसीएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और देखो इसका अर्थ आपको ये भी पता चल गया कि जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है और मीथेन भी एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस है। सॉरी, इस प्रश्न को एक बार फिर से समझना होगा। प्रदूषण नहीं होता है, नाइट्रोजन तो करेगा ही, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, है ना, ये ग्रीन हाउस गैस निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसको फिर से एक बार आप समझ लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। ध्यान से याद रखेंगे इस प्रश्न के उत्तर को सभी लोग क्योंकि ओजोन प्रदूषण का अर्थ है एक तरीके से ट्रोपोस्फीयर में कि ओजोन विघटन कौन करता है, और यहाँ प्रश्न है कि प्रदूषण नहीं करता है ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। फिर से एक बार प्रश्न देखिए क्या है कि प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो ओजोन के डिप्लेशन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो प्रशीतकों में प्रयुक्त CFC 12 क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है। अग्निशमन में प्रयुक्त हैलोजन ये भी ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी है, ये भी है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है, पीछे वाले प्रश्न में भी था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा कि विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है ये बेसिकली क्या है, ओजोन विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये भी एक नया क्वेश्चन है, नए प्रकार का है, यूपी पीसीएस 2002 में प्री में, और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट जो पहले होता था वो भी 2002 में रिपीट क्वेश्चन है। तो ये भी एक नया है, आगे भी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। CFC के द्वारा हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ये आर ओ मेंस 2017 में पूछा है, अभी 2024 में RO के परीक्षा का डेट दे दिया है, तो आपको इस प्रश्न को ध्यान में रखना है, ये RO में आ सकता है प्री में। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला प्रश्न है जो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई बार पूछा गया है ना, तो इसको रिपीटेड क्वेश्चन है, रेगुलर तौर पर इसको रिपीट किया गया है, तो आने वाले एग्जाम में भी इसको रिपीट किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका आज का जो है सो प्रश्न का डिस्कशन रहा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे ज़रूर एक बार जो है सो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमने अपने चैनल का जो है सो नाम जो है सो एजुकेशन प्लस रखा है, तो वो, और दूसरा उसी नाम से हमने टेलीग्राम चैनल भी बनाए हैं, एजुकेशन प्लस 20। तो आप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जाए और वो उसका बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम आपके लिए नए सेशन में ओजोन पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू है, धन्यवाद।